must resign. Education Minister must resign. 5 students have committed suicide. समय था 15 मई 2026। शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने एक सुनवाई के दौरान भारत के बेरोजगार लोगों को कॉकरोच के समान बोल दिया। सीजेआई का कहना था कि भारत में कुछ युवा ऐसे हैं जो कॉकरोच की तरह हैं, ना तो उन्हें कोई नौकरी मिलती है और ना ही किसी पेशे में स्थान मिलता है। उनमें से कुछ तो सोशल मीडिया का हिस्सा बन जाते हैं और कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और वह हर किसी से सवाल पूछने लगते हैं और सबके निशाना साधने लग जाते हैं। और फिर क्या था, देखते ही देखते यह खबर पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन जाती है और 16 2026 को सोशल मीडिया और पूरे इंटरनेट पर एक ऐसा नाम गूंजने लगता है जिससे बड़े बड़े मीडिया घराने और राजनेताओं की नींद हराम कर दी। वह नाम था कॉकरोच जनता पार्टी का। यह नाम पहली बार सोशल मीडिया में आया तो लोग इसको एक मीम समझ रहे थे और इसको ज्यादा कोई सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन किसी को क्या पता था कि महज कुछ ही हफ्तों के भीतर यह इंटरनेट का एक मजाक भारत के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे आक्रामक जेनजी का प्रोटेस्ट बनकर उभरेगा। और इस आंदोलन के पीछे केवल एक इंसान का नाम होता है, अभिजीत दीपके। Education Minister must resign. Education Minister must resign. 5 students have committed suicide. एक ऐसा नाम जो रातों रात हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ट्रेंड लिस्ट में छा गया। लोग हैरान थे कि आखिर यह अभिजीत दीपके है कौन, कहां से आया है, क्या यह कोई छात्र नेता है या किसी राजनीतिक दल का सदस्य है। आइए जानते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे छुपे इस मास्टरमाइंड की पूरी कहानी को। कहानी की असली शुरुआत होती है 29 सितंबर 1995 को महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर छत्रपति संभाजी नगर से, जिसे दुनिया औरंगाबाद के नाम से जानती है। वही अभिजीत दीपके का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, एक ऐसे माहौल में जहां आम भारतीय परिवारों की तरह ही बच्चों को सिर्फ पढ़ा लिखा कर एक अच्छी नौकरी पाने का सपना दिखाया जाता है। अभिजीत का दिमाग बचपन से ही थोड़ा अलग दिशा में चलता था। वह अपने आसपास की घटनाओं को सिर्फ देखता ही नहीं था, बल्कि उनके पीछे छिपे वजहों को खंगालने की कोशिश करता था। संभाजी नगर के छोटे छोटे मोहल्लों से लेकर शहर की हलचलों के बीच अभिजीत ने भारतीय समाज की जमीनी सच्चाई को बहुत करीब से देखा था। उसने देखा कि कैसे एक आम आदमी डेली रोजमर्रा की समस्याओं से जूझता है और कैसे स्थानीय राजनीति उसके जीवन को प्रभावित करती है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अभिजीत ने अपनी जिंदगी का पहला और बड़ा फैसला लिया। वह संभाजी नगर छोड़कर महाराष्ट्र की संस्कृत और शैक्षणिक राजधानी यानी पुणे पहुंच गए। पुणे, जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, वहां अभिजीत ने पुणे यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री शुरू करी। और यही वह दौर था जब अभिजीत एक नए नजरिए में पहला बड़ा बदलाव अपना शुरू करते हैं। जर्नलिज्म की क्लासरूम और फील्ड रिपोर्टिंग और पुणे के बौद्धिक माहौल में अभिजीत को यह समझ में आने लगा कि मीडिया असल में कैसे काम करती है। उसने समझा कि खबरें सिर्फ बनती नहीं हैं, बल्कि खबरें बनाई जाती हैं। उसने देखा कि कैसे देश के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस किसी खास मुद्दे को रातों रात राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना देते हैं और कैसे किसी बेहद गंभीर और जरूरी मुद्दे को पल भर में ही दबा दिया जाता है। जर्नलिज्म की पढ़ाई के दौरान अभिजीत ने पब्लिक ओपिनियन यानी जनमत के निर्माण की बारीकी कला को समझ लिया था, जिसे आम लोग कभी देख नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे जर्नलिज्म की पढ़ाई आगे बढ़ी, अभिजीत को एक नया एहसास होने लगा। उसे समझ में आया कि सिर्फ पत्रकार बनकर खबरें कवर करने से समाज की मूल समस्याओं को बदला नहीं जा सकता। वह खबरों का दर्शक बना नहीं रहना चाहता था। वह उस पावर स्ट्रक्चर को समझना चाहता था जो खबरों को अपने पूरे देश और राजनीति को कंट्रोल करता था। वह जानना चाहता था कि मॉस साइकोलॉजी यानी जनता के दिमाग पर कैसे काबू पाया जाता है, कैसे एक नेता लाखों की भीड़ को अपने शब्दों से हिप्नोटाइज कर लेता है, कैसे कोई नैरेटिव सेट किया जाता है और कैसे चुनाव के नतीजों को बदल दिया जाता है। और इसी सवालों की भूख को मिटाने के लिए अभिजीत दीपके ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद उस वक्त उसके आसपास किसी भी इंसान ने नहीं की थी। उसने भारत छोड़कर सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका का रुख किया। अभिजीत का दाखिला हुआ दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और टॉप यूनिवर्सिटीज में शामिल
एक बॉस्टन यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन में अभिजीत ने मास्टर ऑफ साइंस इन पब्लिक रिलेशन एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की पढ़ाई शुरू की। बॉस्टन यूनिवर्सिटी का वह दौर अभिजीत की जिंदगी का सबसे निर्णायक मोड़ साबित हुआ। अमेरिका के उस हाईटेक और आधुनिक शैक्षणिक माहौल में अभिजीत ने दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोफेसरों और पॉलिटिकल एनालिस्ट और ग्लोबल मीडिया एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ली। उसने सीखा कि कैसे डिजिटल प्रोपेगेंडा काम करता है। उसने पढ़ा कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं, किसी विचार को जंगल की आग की तरह कैसे फैलाया जा सकता है। उसने यह गहराई से समझा कि कैसे संकट के समय यानी क्राइसिस कम्युनिकेशन के दौरान किसी इमेज को कैसे बचाया और कैसे बिगाड़ा जाता है। उसने बॉस्टन में बैठकर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की रणनीतियों, ग्लोबल इलेक्शन कैंपेन और डिजिटल एजिटेशन यानी इंटरनेट के जरिए होने वाले आंदोलनों का बारीकी से अध्ययन किया। सोचिए, एक भारतीय लड़का जो महाराष्ट्र के एक साधारण से शहर से उठकर अमेरिका की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पहुंचा था, वह वहां पर बैठे बैठे सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ रहा था, बल्कि वह उन हथियारों को तेज कर रहा था जिनका इस्तेमाल आने वाले वक्त में वह भारत की पूरी राजनीति को हिलाने के लिए करने वाला था। अमेरिका में रहते हुए भी अभिजीत का दिल और दिमाग भारत की सड़कों और यहाँ के युवाओं की समस्या से लेकर कटा हुआ नहीं था। वह वहां पर बैठे बैठे लगातार भारत के राजनीतिक घटनाक्रमों, छात्र आंदोलनों और गिरती हुई शिक्षा को देख रहा था। लेकिन अमेरिका से वापस लौटने के बाद भारत के इलेक्शन वार रूम्स में उसका सामना किसी कड़वी सच्चाई से होने वाला था। अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री लेकर जब अभिजीत दीपके भारत वापस लौटे तो वो एक कोई आम युवा नहीं थे। उनके पास दुनिया की सबसे एडवांस इलेक्शन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस और डिजिटल नैरेटिव बिल्डिंग का हथियार था। अभिजीत को एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और पीआर स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में काम करना शुरू कर दिया। यह उनकी एक अनोखी दुनिया थी जिसके बारे में आम आदमी केवल कल्पना ही कर सकता है। बंद दरवाजों के पीछे महंगे एसी कमरों में बैठकर अभिजीत देश के बड़े बड़े मुख्यमंत्री, सांसदों और कद्दावर राजनेताओं के लिए चुनावी रणनीतियां तैयार करते थे। उनका काम था डेटा की मदद से यह समझना कि जनता क्या सोचती है, लोगों की भावनाओं को कैसे भड़काया जा सकता है और कैसे किसी बड़े से बड़े सरकारी घोटाले से जनता का ध्यान भटकाया जा सकता है। वे सोशल मीडिया के एल्गोरिदम के उस्ताद थे। उन्हें बखूबी पता था कि कौन सा हैशटैग कब ट्रेंड करेगा और किस खबर की टीआरपी गिराकर दूसरी फिजूल बहस खड़ी करनी है और कैसे भाषणों के चंद जुमलों से लाखों लोगों के वोट हासिल करना है। अभिजीत पर्दे के पीछे रहकर सत्ता का असली खेल देख रहे थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि भारत की आधुनिक राजनीति में जनता के असली मुद्दे, उनका दर्द और उनकी समस्याएं सिर्फ पावर पाने का एकमात्र मोहरा हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वॉर रूम्स के उन आलीशान कमरों में काम करते हुए अभिजीत का दम घुटने लगा। एक तरफ वे स्क्रीन पर देखते थे कि कैसे करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाकर नेताओं की ब्रांडिंग की जा रही थी और दूसरी तरफ भारत का आम स्टूडेंट बदहाली के आंसू रो रहा था। साल 2024 से लेकर साल 2026 तक भारत की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सड़ चुकी थी। एक के बाद एक पेपर लीक की खबरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। नीट यूजी का ऐतिहासिक घोटाला, राजस्थान में रीट का पेपर लीक, यूपी पुलिस भर्ती का पेपर कैंसिल होना और नेशनल टेस्ट एजेंसी यानी एनटीए के बार बार सामने आते ब्लेंडर्स। कोटा, दिल्ली और मुखर्जी नगर जैसे प्रयागराज के छोटे छोटे कमरों में 10 बाय 10 के स्पेस में 14-14 घंटे घिसने वाले करोड़ों मिडिल क्लास और गरीब परिवारों के बच्चों का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया गया था। अभिजीत ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे कोटा और प्रयागराज में हर हफ्ते छात्र डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर रहे थे। गरीब माँ बाप अपनी जमीनें गिरवी रखकर कर्ज लेकर अपने बच्चे को कोचिंग भेजते थे, लेकिन अंत में उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता था। परीक्षाएं, धांधली और भ्रष्टाचार की खबरें आती थी और इस सब के बीच सबसे घिनौना रोल था देश की राजनीति का। जब भी कोई पेपर लीक होता, सत्ता में बैठे नेता मामले को दबाने की कोशिश करते, ग्रेस मार्क का नाटक करते और जांच कमेटियों का झुंझुना थमा देते। वही दूसरी तरफ विपक्ष केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए 2-4 सवाल पूछकर और फिर चुपचाप बैठ जाता। इतना ही नहीं, अभिजीत ने देश के छात्र संगठनों,
यानी स्टूडेंट यूनियंस की कड़वी हकीकत को भी बेनकाब होते हुए देखा। एबीवीपी हो, एनएसयूआई हो या वामपंथी छात्र संगठन, ये सब के सब अपनी पेरेंट पॉलिटिकल पार्टियों की कठपुतलियां बन चुके थे। जब भी देश का आम छात्र बिना किसी बैनर के सड़कों पर उतरता तो ये छात्र संगठन अपनी पार्टियों के निर्देश पर उस आंदोलन में घुसपैठ करते, उसे हिंसक बनाते या नेताओं से साठगांठ करके और उस आंदोलन को अंदर ही अंदर खत्म कर देते थे। आम छात्रों का कोई सच्चा रहनुमा ही नहीं बचा था। इलेक्शन वार रूम में बैठकर एक दिन नेताओं के पीआर डेटा को एनालाइज करते हुए अभिजीत दीपिके का सब्र का बांध टूट गया। उनके अंदर का जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और एक आम भारतीय नागरिक की आत्मा जाग उठी। उन्होंने सोचा कि जिस मास साइकोलॉजी, डिजिटल स्ट्रेटेजी और नैरेटिव बिल्डिंग के इस्तेमाल वे नेताओं की कुर्सियों के बचाने के लिए करते हैं, अगर उसी ज्ञान को हथियार बनाकर इस भ्रष्ट सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ चला दिया जाए तो क्या होगा। उन्हें समझ में आ गया था कि अगर छात्रों को जीतना है तो उन्हें पुरानी पार्टियों की गुलामी करनी छोड़नी होगी। उन्हें एक ऐसी डिजिटल फास्ट और बेबाक ताकत चाहिए थी जो ना बिके और ना झुके और ना ही किसी नेता के सामने हाथ जोड़े। अभिजीत ने एक फैसला लिया जिसके बाद उनके पूरे दोस्तों और उनके साथियों को सदमे में डाल दिया। उन्होंने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की अपनी करोड़ों रुपए पैकेज वाली लग्जरी नौकरी को लात मार दी। एक अमेरिका से लौटा पीआर एक्सपर्ट जिसके पास सत्ता, पैसा, रसूख और आरामदायक जीवन का हर साधन था, वह अब खुद को भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक मशीनरी के सामने झोंकने जा रहा था। अभिजीत जानते थे कि सिर्फ चीखने चिल्लाने से सिस्टम नहीं बदलता। सिस्टम को बदलने के लिए एक ऐसी लीक से हटकर माइंड गेम रणनीति चाहिए थी जो भारतीय राजनीति के इतिहास में आज तक किसी ने भी ना सोची हो। इसी बगावत की आग से जन्म लेने वाली थी एक ऐसी संस्था, एक ऐसा नाम जिसने आने वाले दिनों में देश के प्रधानमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री के दफ्तरों तक हड़कंप मचा दिया था, और वह नाम था कॉकरोच जनता पार्टी का। 16 मई 2026 की तारीख भारतीय राजनीति और सोशल मीडिया के इतिहास में एक ऐसा दिन बन गई जिसे कोई भी कभी नहीं भुला सकता। कॉकरोच जनता पार्टी का यानी सीजेपी। जब यह नाम पहली बार सोशल मीडिया पर सामने आया तो लोग इसको मजाक और हंसी में ले रहे थे। लोग सवाल पूछने लगे कि यह कैसा बेतुका और अजीबोगरीब नाम है। कॉकरोच जनता पार्टी, क्या कोई पार्टी का नाम एक घिनौने कीड़े के नाम पर रखता है? मीडिया चैनल्स ने इस पर एक फनी सेगमेंट बनाए, आईटी सेल्स ने इसका खूब मजाक उड़ाया और आम लोगों ने इसे महज एक वायरल इंटरनेट ट्रेंड या मीम समझा। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह अजीब से नाम के पीछे अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी से निकले एक मास्टरमाइंड की बहुत ही गहरी साइकोलॉजी रणनीति छिपी हुई थी। अभिजीत दीपिके से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्होंने अपनी पार्टी के नाम के लिए कॉकरोच जैसे घिनौने जीव का नाम क्यों चुना, तो उनका जवाब सुनकर पूरा देश सन्न रह गया। अभिजीत ने कहा, कॉकरोच दुनिया का एक इकलौता जीव है जिसे हर कोई नापसंद करता है, हर कोई उसे कुचलना चाहता है, उस पर जहरीली दवाई छिड़कता है, उसे जूतों से रौंदने की कोशिश करते हैं। लेकिन कॉकरोच की खासियत है वह हर तबाही से, हर परमाणु हमले से, हर मौसम और अत्याचार के बाद भी जिंदा बच जाता है। वह सर्वाइवल का सबसे बड़ा प्रतीक है। आज भारत का हर आम स्टूडेंट भी इसी सिस्टम के लिए एक कॉकरोच की तरह बनकर रह गया है। सरकारें आती हैं, नीतियां बनती हैं, सिस्टम उन्हें कुचलता है, उन पर लाठियां भांजी जाती हैं, लेकिन हमारा स्टूडेंट हर बार अपनी राख से उठकर खड़ा होता है और हार नहीं मानता। इस एक लॉजिक ने देश के करोड़ों युवाओं के दिल में सीधे आग लगा दी। जो नाम कल तक मजाक लग रहा था वह अचानक भारत के हर पीड़ित छात्र छात्राओं का सबसे बड़ा सिंबल बन गया था। अभिजीत जानते थे कि उनके पास पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों की तरह अरबों रुपए का फंड नहीं है और ना ही उनके पास रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए गाड़ियां और बसें भेजने के लिए पैसे हैं। इसलिए उन्होंने इस्तेमाल किया अपने सबसे बड़ा मारक हथियार, डिजिटल गुरिल्ला वॉरफेयर। अभिजीत ने बॉस्टन में सीखे सोशल मीडिया एल्गोरिथम के ज्ञान का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने सीजेपी को किसी पारंपरिक राजनीतिक दल की तरह नहीं बल्कि एक ओपन सोर्स डिजिटल मूवमेंट की तरह डिजाइन किया। मीम्स, 15 सेकंड की रील, इंस्टाग्राम ट्रेंड्स, एक्स हैशटैग्स और रेडिट कम्युनिटीज को हथियार बना दिया गया। अभिजीत दीपिके और उनकी कोर टीम ने
ऐसे ऐसे धारदार मीम्स और सटायर कंटेंट बनाए जो सीधे सिस्टम के खोखलेपन पर वार करते थे। जब कोई मंत्री पेपर लीक पर ढीला बयान देता तो सीजेपी का डिजिटल विंग मिनटों में उसे एक ऐसा कार्टून और मीम बनाकर वायरल कर देते कि पूरा देश उस मंत्री पर हंसने लगता। सरकार के बड़े बड़े पीआर मैनेजर्स और आईटी सेल्स सीजेपी की इस डिजिटल हमले के सामने पूरी तरह पंगु नजर आने लगे थे, क्योंकि आप किसी नेता या विचार का मुकाबला तो अपनी बहस से कर सकते हैं, लेकिन आप उस सटायर और मीम से नहीं लड़ सकते जिसे पूरा देश उस पर हंस रहा हो। महज 2 हफ्तों के भीतर सीजेपी का डिजिटल फुटप्रिंट देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों का आईटी सेल से भी बड़ा हो गया। इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के पेजों पर लाखों फॉलोअर्स जुड़ने लग गए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर हजारों ऐसे ग्रुप्स बन गए जहां देश के कोने कोने से छात्र, चाहे वह कोटा का हो, नीट एक्सपेरेंट हो, प्रयागराज का एसएससी का छात्र हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, सब आपस में जुड़ने लगे। अभिजीत ने बिना एक भी रुपया खर्च किए सिर्फ अपने दिमाग और डिजिटल स्टडीज के दम पर देश के करोड़ों बिखरे हुए और निराश छात्रों को एक ऐसा मंच दे दिया जहां वे खुद को अकेला नहीं महसूस कर रहे थे। मीडिया और टीवी चैनल्स जो कल तक सीजेपी का मजाक उड़ा रहे थे, अब अपनी प्राइम टाइम डिबेट्स में अभिजीत दीपिके को बुलाने के लिए लाइन लगाने लगे। एंकर्स उनसे तीखे सवाल पूछते कि क्या वे सिर्फ इंटरनेट पे ट्रोलिंग करके क्रांति लाएंगे। तभी अभिजीत एक बड़ी खामोशी से मुस्कुराते हुए कहते हैं, इंटरनेट तो हमारी अभी ट्रेनिंग ग्राउंड है, असली पिक्चर तो अभी सड़कों पर आना बाकी है। जुलाई 2026 का महीना आते आते भारत का एजुकेशन सिस्टम फिर से एक महाविस्फोट के मुहाने पर खड़ा था। नीट यूजी 2026 का नया पेपर लीक मामला सामने आ चुका था। लाखों छात्रों का गुस्सा उफान पर था और इस बार उस गुस्से को सही दिशा देने के लिए मैदान में मौजूद थी कॉकरोच जनता पार्टी। अभिजीत दीपिके ने अब तक अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने सोशल मीडिया पर सिर्फ एक सिंगल पोस्ट की, अब बहुत हो चुका है डिजिटल विरोध, अब मिलेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर। और फिर जो हुआ उसकी किसी भी खुफिया एजेंसी या किसी भी राजनेता ने कल्पना नहीं की थी। जुलाई 2026 की तपती धूप में दिल्ली का जंतर मंतर छात्रों के समुंदर में तब्दील हो गया। कोटा, पटना, लखनऊ, प्रयागराज और जयपुर से हजारों छात्र बसों में और ट्रेनों में भरकर दिल्ली पहुंच गए। हर छात्र के हाथ में सीजेपी के बैनर थे और जुआ पर बस एक ही नारा था, अब और नहीं। जंतर मंतर की सड़कों पर पुलिस के बड़े बड़े बैरिकेड्स, वाटर कैनन और सुरक्षा बल तैनात हो गए। माहौल में जबरदस्त तनाव था। अभिजीत दीपिके खुद माइक थामकर सड़कों पर उतरे और सरकार के सामने अपनी सीधी शर्तें रखी। पहला, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और नीट यूजी 2026 की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग। दूसरा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की जवाबदेही तय हो और जितने भी पिछले पेपर लीक हुए थे तो उनका भी एनटीए जवाबदेही दे। तीसरा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे निर्दोष छात्रों पर दर्ज की गई सभी पुलिस एफआईआर्स को तुरंत वापस लिया जाए। जंतर मंतर पर अभिजीत की इस आक्रामक तेवर ने पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया, लेकिन इसके साथ ही शुरू हुआ अभिजीत दीपिके के खिलाफ एक भयंकर षड्यंत्र। उनके मम्मी और पापा को विदेशों से कॉल करवाए जाते और उनको धमकी दिया जाता कि आपके लड़के को मार दिया जाएगा और उनको फोन कॉल्स पे जान से भी मारने की धमकी मिलने लगी। उनके पेरेंट्स पर भी काफी ज्यादा दबाव बनाया जाने लगा और यहाँ तक कि पेरेंट्स को तो छोड़िए, अभिजीत के पर्सनल फोन पर भी उनको कई ज्यादा धमकी भरे कॉल्स रिसीव होने लगे। लेकिन उसने इतने दबाव और प्रेशर के बाद भी हार नहीं मानी और सरकार को आखिर में झुकना ही पड़ा। और फिर अभिजीत और कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा रखी गई तीनों शर्तों को सरकार ने मान लिया। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया और इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का वह प्रोटेस्ट वहीं पर खत्म होता है और कॉकरोच जनता पार्टी यानी जेनजी का यह प्रोटेस्ट एक जीत में तब्दील हो जाता है। अभिजीत दीपिके की यह कहानी एक एक्टिविस्ट की नहीं है, यह कहानी है हर उस आम भारतीय छात्र की जिसे इस सिस्टम ने कॉकरोच समझकर कुचलने की कोशिश की, लेकिन उसने साबित कर दिया कि वह कभी भी मरेगा नहीं, वह लड़ेगा और वह जीतेगा भी। तो यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप लोगों को इस कहानी से क्या सीखने को मिला है, आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।